स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है चंदन शर्मा और ये है वीडियो जिसमें हम मंथली करंट अफेयर्स को कवर करने जा रहे हैं फ्रॉम द कंपोनेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर। देखो दोस्तों, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आर्ट एंड कल्चर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी फॉर प्रिपरेशन में आपको बता देता हूँ एंड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से हमने इस कंपोनेंट को अप्रोच करना है, इसकी भी जानकारी अगर मैं आपको थोड़ी सी दे दूं तो इस कंपोनेंट को समझने में और करंट अफेयर्स इसके आते हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कवर करना, इस बात को आप थोड़ा और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। देखो दोस्तों, यूपीएससी में हम सब जानते हैं कि देयर आर सर्टन कंपोनेंट्स जहां पर ऐसे सवाल आते हैं जो नहीं हो पाते कई बार। ठीक है, देयर इज ऑलवेज अ प्रोपोर्शन। जैसे कि पॉलिटी में से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वहां पर प्रोपोर्शन ऑफ दोज क्वेश्चंस व्हिच आर सॉल्वेबल इज ऑलवेज मोर, राइट। सिमिलरली ज्योग्राफी में या एनवायरमेंट में भी अगर क्वेश्चन आता है तो उनकी भी प्रोबेबिलिटी या प्रोपोर्शन जो है, जो सॉल्व किए जा सकते हैं क्वेश्चन, वो ज्यादा होती है। लेकिन आर्ट एंड कल्चर के अंदर क्या है कि ये वो कंपोनेंट है जिसमें मान लीजिए कि अगर 10 क्वेश्चंस आए हैं, उन 10 क्वेश्चंस में ऑन अ गुड डे हम शायद 5 या 6 क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली कर पाएंगे। 4 या 5 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो हमको नहीं पता होंगे, राइट। इवन अगर हिस्ट्री ऑप्शनल है आपका तो उस केस में आपको थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है, बिकॉज इन हिस्ट्री ऑप्शनल वी रीड ऑल दीज थिंग्स, वी गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स क्वाइट एलोक्वेंटली और बहुत ही इफेक्टिवली, तो उस चीज से वहां पर हेल्प मिल जाती है। बट इवन देन ये कंपोनेंट थोड़ा डिफिकल्ट माना जाता है। अब इस कंपोनेंट के स्टैटिक एस्पेक्ट्स को कवर करने के लिए सोर्सेज बहुत हैं। वन ऑफ द बेस्ट सोर्स जहां पर एक ही जगह पे आपको सब कुछ मिल जाता है वो है नितिन सिंघानिया की आर्ट एंड कल्चर की बुक, या इवन आप स्टडी IQ की आर्ट एंड कल्चर की बुक को भी रेफर कर सकते हैं। बहुत अच्छी बुक कंपाइल्ड है और लेटेस्ट ट्रेंड्स जो एग्जाम के चलते हैं इसमें, वो सारे आपको वहां पर मिल जाएंगे। बट तब भी देखो, अगर आर्ट एंड कल्चर में आपको एक एडवांटेज लेनी है, क्योंकि इसका जो सिलेबस का एम्बिट है, सिलेबस की जो बाउंड्रीज हैं, वो काफी ज्यादा ब्रॉड हैं। ऐसा कोई क्लियर कट डिमार्केटेड सिलेबस नहीं है। तो उसमें ये जो भूत क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं, अगर उनको सॉल्व करना चाहते हो तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आर्ट एंड कल्चर से जुड़ी हुई चीजें जो करंट अफेयर्स में चल रही हैं उनके बारे में आपको एक नॉलेज, एक इंफॉर्मेशन मौजूद हो, राइट। सो अगर आपने नितिन सिंघानिया से मान लीजिए डांस फॉर्म्स पढ़े या म्यूजिक के बारे में पढ़ा, या फॉर दैट मैटर आपने स्कल्पचर्स या आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा और उसी से रिलेटेड न्यूज में इंफॉर्मेशन आ गई, तो व्हाट डज इट हेल्प? इट हेल्प्स यू टू प्रिडिक्ट कि कौन से टॉपिक पे से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो कंपोनेंट में रिवीजन करने में हमें काफी ज्यादा आसानी मिल जाती है। इसके बेसिस पे, इसी कॉन्टेक्स्ट में, जो पिछले बीते हुए महीने में यानी कि सितंबर में आर्ट एंड कल्चर के सबसे क्रूशल करंट अफेयर्स रहे हैं, उनको एक बार हम देख लेते हैं। 3 ही टॉपिक्स हैं। ऐसा नहीं है कि आर्ट एंड कल्चर ऐसी कोई चीज है जो बहुत ज्यादा चेंज होती रहती है। देयर आर ओनली 3 टॉपिक्स जिसके ऊपर हमें ध्यान देने की जरूरत है। एक है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, जिसका 100th ईयर स्टार्ट हो चुका है, 100th एनिवर्सरी वाला ईयर स्टार्ट हो चुका है। दूसरी है बैटल ऑफ सारागढ़ी, इसके 125 ईयर्स हो चुके हैं, राइट। एंड सांची स्तूपा, एस जयशंकर साहब ने अपनी एक रीसेंट फॉरेन विजिट में सांची स्तूपा के ईस्टर्न गेट के एक रेप्लिका को विजिट किया था, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विद सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ये मूवमेंट है क्या, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है और एग्जाम में कैसा सवाल इस पर पूछा जा सकता है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि 2024 से 25वां जो साल चल रहा है, ये इस मूवमेंट का 100th ईयर है। दरअसल कहानी क्या है कि जब 1920s में हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को हम सभी जानते हैं कि एक नेक्स्ट लेवल का फिलिप मिला था। फिलिप मतलब एक मोमेंटम काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑनवर्ड्स बहुत सारे लोगों में अवेयरनेस आनी स्टार्ट हो गई थी। गांधी जी के सत्याग्रह स्ट्रगल और अहिंसा की जो फिलॉसफी थी, वो काफी ज्यादा लोगों को फ्रीडम स्ट्रगल के मेथड को लेकर एक तरीके से अट्रैक्ट भी कर रही थी। बिकॉज मासेस के लिए देखो, इंडिविजुअल हीरोइज्म करना डिफिकल्ट होता है, बट नॉन वायलेंट मीन्स से अपने देश की आज़ादी में अगर वो थोड़ी बहुत भी कंट्रीब्यूशन डाल सकते हैं तो वो उसकी कोशिश करते हैं और वो डालते भी हैं। अब जब मास लेवल पर फ्रीडम की बात चल रही थी, फ्रीडम स्ट्रगल की बात चल रही थी, तो वहीं पर एक थॉट ये आया कि अंग्रेजों के जाने के बाद जो हिस्टोरिकली जो डिप्रेस्ड क्लासेस हमेशा से ही उनका शोषण होता रहा है, उनका क्या होगा? अगर हम आज़ादी की बात कर रहे हैं तो आज़ादी क्या सिर्फ एलीट क्लास या एलीट कास्ट की होगी? जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, डिप्रेस्ड कास्ट हैं, उनका क्या किया जाएगा? तो ऐसे में हमारे काफी सारे लीडर्स इमर्ज होते हैं जिन्होंने कास्ट मूवमेंट्स को लीड किया था, एंड दे वांटेड टू इंश्योर कि आजाद भारत में, यानी कि इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स वाली जो स्टेज है, जो अंग्रेज छोड़ के चले जाएंगे, तो जात पात के शोषण को भी हमने खत्म करना है और जात पात से ऊपर उठ के पूरा देश आजाद होना चाहिए और देश में
तरक्की होनी चाहिए। ऐसे में ही बहुत सारे लीडर्स ने जब अपना मूवमेंट इनिशिएट की, उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्रूशल मूवमेंट थी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, जो 1925 में स्टार्ट हुई। और इसका जो यूनिक एक एम था, इट वाज टू एम्पावर इंडिविजुअल्स, एम्पावर द कम्युनिटीज एंड चैलेंज एंड डिसमेंटल द ऑपरेसिव हायरार्किकल कास्ट स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से इनकी सब्जुगेशन हो जाती है। ठीक है, तो हमें पता है कि वर्ण व्यवस्था के कारण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो उसमें जो लोअर कास्ट के लोग थे उनका शोषण हो रहा था। तो इनकी अपलिफ्टमेंट के लिए, इनकी एम्पावरमेंट के लिए ये मूवमेंट थी, जिसे पायनियर किसने किया था? ईवी रामासामी नायकर ने, जिनको प्यार से पेरियर भी कहा जाता था। पर्टिकुलरली इस मूवमेंट का जो असर हमें देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है कहां? मद्रास प्रेसिडेंसी में, राइट। इसी के साथ साथ ये जानना भी जरूरी है कि ये जो मूवमेंट है, बहुत से लोगों को लगता है कि दिस इज ओनली अ कास्ट मूवमेंट, सिर्फ लोअर कास्ट के लोगों की अपलिफ्टमेंट की ही बात करता था, बट दैट इज नॉट ट्रू। इस मूवमेंट में कास्ट इश्यूज के बियॉन्ड भी बातें की गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर इक्वल राइट्स फॉर वुमेन की भी बात की गई है। कास्ट को अबॉलिश ही कर दिया जाए, ऑल शुड बी इक्वल, किसी भी इंसान को हमने देखना है तो उसकी कास्ट या उसके सरनेम के आधार पर उसे हम आइडेंटिफाई ना करें। ये इस मूवमेंट का एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही क्रूशल एस्पेक्ट था। और डिप्रेस क्लासेस की अपलिफ्टमेंट तो डेफिनेटली होनी चाहिए, जो हिस्टोरिकल उनको उनके शोषण की वजह से वो बहुत ज्यादा पिछड़े रह चुके हैं, उनको अपलिफ्ट करना काफी ज्यादा जरूरी है, राइट। सो वी कैन क्लियरली सी एंड क्लियरली से कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन से काफी बढ़कर ये मूवमेंट थी। ठीक है, क्योंकि जब हम आजादी की बात करते हैं, वो आजादी बेसिकली किस चीज की है? सेल्फ गवर्नेंस करने की, राइट। कि हम लोग अपनी नियति का फैसला खुद करेंगे। लंदन में बैठा बाबू हमें नहीं बताएगा कि हमारे लिए क्या सही है या क्या गलत है। हम अपने कानून खुद बनाएंगे। और उन कानूनों को कैसे बनाया जाता है? अपनी प्रतिनिधि चुनकर। अब अगर जो प्रतिनिधि चुने जा रहे हैं वो सारे के सारे अपर कास्ट के होंगे, तो जाहिर सी बात है कि एक टेंडेंसी हो सकती है कि लोअर कास्ट के मुद्दे बिल्कुल इग्नोर हो जाएं। तो यहां पर एक मुद्दा डेफिनेटली था कि लोअर कास्ट से भी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, लोअर कास्ट रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए इन द लेजिस्लेचर्स एंड द काउंसिल्स। बट एट द सेम टाइम इसके बियॉन्ड भी ये मूवमेंट जाती थी, जहां पर महिलाओं के अधिकारों को इंक्लूड किया गया था, विडो मैरिज के मुद्दे को भी उठाया गया था, एंड इवन डाइवोर्स को भी उठाया गया था। बेसिकली क्या था कि डाइवोर्स को आज की डेट में भी एंड उस समय तो बहुत ज्यादा जैसे टैबू देखा जाता था। ठीक है, तो उस केस में डाइवोर्स को लेकर कि अगर किसी महिला का ज्यादा शोषण हो रहा है तो शी शुड बी अलाउड टू लीव हर एक्सप्लॉइटेटिव हस्बैंड। एंड सेकेंडली, women should not be treated like some kind of object कि जब मन किया शादी कर ली, जब मन किया डाइवोर्स करके ऐसे ही छोड़ दिया, राइट। तो वो सारे मुद्दे भी इस मूवमेंट में उठाए गए थे। ठीक है, तो काफी ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स वाली ये मूवमेंट थी। इस मूवमेंट की एक सबसे बड़े इंपैक्टफुल चीज की हम बात अगर करें तो वो है कुड़ी आरुसु। ठीक है, कुड़ी आरुसु जो है ये तमिल भाषा में लिखने वाली एक वीकली मैगजीन हुआ करती थी, जो ईवी रामासामी नायकर का यानी कि पेरियर जी का एक माउथ पीस भी बना था। माउथ पीस का मतलब यह है कि जो उनके विचार थे उन्हें लोगों तक अगर पहुंचाना था तो कुड़ी आरसू इस मैगजीन का इस्तेमाल किया गया था। यहां पर कास्ट हायरार्की को लेकर जो क्रिटिसिज्म थे पेरियर जी के, राइट, एंड इसी के साथ साथ जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट थी उसको भी लोगों तक, मासेस तक पहुंचाया गया, जिससे उनकी अवेयरनेस बढ़ सके। यहां पर सेल्फ रिस्पेक्ट की हम बात कर रहे हैं तो सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस का यहां पर वर्णन करना काफी ज्यादा जरूरी है। देखो दोस्तों, सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज का मतलब होता है एक ऐसा विवाह जहां पर प्रीस्टली क्लास के दिए गए रिचुअल्स को, ट्रेडिशंस को हम बिना फॉलो किए मैरिज को सैंक्टिफाई करें, राइट। यहां पर ऑब्जेक्टिव ये था कि क्योंकि प्रीस्टली क्लास कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थी हिस्टोरिकल ऑपरेशन में, ठीक है, उन्हीं के बनाए रूल्स जो थे वो कहीं ना कहीं पिछड़े वर्गों की शोषण या उनके ऑपरेशन को लेकर रिस्पॉन्सिबल थे। तो इन्होंने कहा कि अगर हम किसी व्यक्ति से विवाह करना चाहते हैं और ईश्वर साक्षी है हमारे इस प्रेम का, हमारे इस विवाह का, तो फिर एक प्रीस्ट की क्या जरूरत है, उसके रिचुअल्स क्या ही कर लेंगे। ठीक है, तो उस लिहाज से क्या किया गया कि हम अपना आत्म स्वाभिमान जो है उसको प्रोटेक्ट करके रखेंगे। एंड कॉन्सिक्वेंटली क्या किया गया कि लोगों की शादी की गई बिना पुजारी के और बिना पुजारी वाले जो रिचुअल्स थे उनके। ठीक है, दिस वॉज सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस, राइट। अब इसी के साथ साथ यहां पर यह बताना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये कास्ट मूवमेंट के बियॉन्ड जाती थी, वुमेन मूवमेंट को हमने देख लिया, यहां पर फेडरलिज्म की एवोल्यूशन में भी पेरियर ने बहुत इंपॉर्टेंट अपनी एक आवाज उठाई थी। ठीक है, ये कहते थे कि कास्ट इश्यूज जो हैं बेसिकली रीजन टू रीजन वेरी कर सकते हैं। द कास्ट इश्यूज एंड कास्ट प्रॉब्लम्स इन तमिलनाडु माइट बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम कास्ट प्रॉब्लम्स इन पंजाब और फॉर दैट मैटर मध्य प्रदेश, राइट। तो इन्होंने कहा था कि जब आजाद भारत की अगर आप बात करते हो तो वहां पर फेडरलिज्म के प्रिंसिपल को
इंश्योर करना जरूरी है। रीजनल ऑटोनॉमी आपको देनी पड़ेगी ताकि जो राज्य सरकारें हैं वो अपने सोशो इकोनॉमिक स्टेटस और सोशो इकोनॉमिक कंपल्शंस की लाइट में डिसीजंस ले सके। ठीक है, तो ये एवोल्यूशन ऑफ फेडरलिज्म का जो प्रिंसिपल था वो भी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के साथ और ईवी रामास्वामी नायकर के साथ काफी बढ़िया तरीके से एसोसिएटेड है। क्वेश्चन करते हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेट अस सी इफ यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन और नॉट, और इस क्वेश्चन के थ्रू भी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। देखो, एक बात याद रखना कि यूपीएससी में देखो बहुत सारी नॉलेज हमें चाहिए होती है पेपर को अच्छे से हैंडल करने के लिए, लेकिन इस नॉलेज को अगर आपने इफेक्टिवली हैंडल करना है तो उसके 3 स्टेजेस होते हैं। पहली स्टेज में हम टेक्स्ट पढ़ते हैं, ये हमारी स्टैंडर्ड बुक हो सकता है, करंट अफेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में ये न्यूज़पेपर हो सकता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सेकेंड स्टेज में हम उस पढ़े हुए टेक्स्ट के या तो नोट्स खुद बनाते हैं या अगर हमें बने बनाए मिल रहे हैं नोट्स तो उन नोट्स को एक बार रिवाइज करते हैं, समझते हैं पढ़ने के बाद। ठीक है, हम समझते हैं, ये सेकेंड स्टेज है, रिविजन एंड अंडरस्टैंडिंग। थर्ड स्टेज में हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं जिसमें 2 चीजें होती हैं। पहली चीज, जो हमने पढ़ा और समझा वो हमें पता लग गया कि कैसा सवाल आ सकता है, तो और ज्यादा वो रीइंफोर्स हो गया हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर। और दूसरी चीज, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे या तो वो हम गलत करेंगे या फिर हमें नहीं आते होंगे, तो उनके सॉल्यूशंस को देख के इट विल बी इजी फॉर अस टू एनहांस आवर नॉलेज। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि करेक्टली मैच्ड पेयर्स को आइडेंटिफाई करना है। ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, ये महात्मा गांधी ने बनाई। ऑल इंडिया किसान सभा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। एंड सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ईवी रामास्वामी नायकर। ठीक है, तो इसमें देखो ऐसा है, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग एक्चुअली महात्मा गांधी ने ही स्टार्ट की थी। आप सबको याद होगा कि 1932 में पूना पैक्ट हुआ था, तो पूना पैक्ट में एक तरीके से अंग्रेजों की जो चाल थी कि हिंदूज को भी डिवाइड करने की, कि उसमें कास्ट हिंदू एंड दलित या डिप्रेस्ड क्लासेस को सेग्रीगेट करना बाय गिविंग डिप्रेस्ड क्लासेस द कम्युनल इलेक्टोरेट। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट देकर ये विभाजन करने की एक साजिश थी। वहां पर महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अंबेडकर में एक पैक्ट साइन हुआ जहां पर इस बात को एक्नॉलेज किया गया कि सभी दलित्स के राइट्स को सिक्योर किया जाएगा। राइट, हम सेपरेट इलेक्टोरेट की जगह रिजर्वेशन रखेंगे। राइट, एंड सर्टन सेफगार्ड्स इन सर्विसेज एज वेल। ठीक है, तो पूना पैक्ट के बाद गांधी जी को ये रियलाइज हुआ कि यार कहीं ना कहीं गलती कास्ट हिंदूज की भी है एंड महात्मा गांधी की भी है कि नॉन कोऑपरेशन के दौरान उन्होंने ये मुद्दों को कहीं ना कहीं इग्नोर कर दिया। तो उसके बाद सभी लोगों को, फ्रीडम स्ट्रगल तो तभी सक्सेसफुल होता ना जब वो प्योरली मास स्ट्रगल बनेगा, तो सभी लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए उन्होंने कहा कि नहीं, दलित्स के भी मुद्दे हैं, इनको रिजॉल्व करना जरूरी है और आजाद भारत में इनकी आजादी और इनके अधिकारों का भी ध्यान रखा जाएगा। तो इन्होंने एंटी अनटचेबिलिटी लीग स्टार्ट की थी। राइट, एंड द टर्म ही कॉइंड हरिजन फॉर दलित्स। राइट, सो दैट जो टैबू एक क्रिएट करके रखा गया है नोशन ऑफ प्योरिटी और इम्प्योरिटी के बेसिस पे, उसको हम शैटर कर सके। ठीक है, तो एंटी अनटचेबिलिटी लीग महात्मा गांधी जी ने जेल से ही स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, सो फर्स्ट पेयर इज करेक्ट। ऑल इंडिया किसान सभा, ये भी ट्रू है। देखो 1929 में बिहार किसान सभा की शुरुआत करते हुए स्वामी सहजानंद सरस्वती ये किसान मूवमेंट्स एंड किसान सभा मूवमेंट के पायनियर थे। ठीक है, जब ऑल इंडिया किसान सभा बनी थी इन 1936, ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट देयर। राइट, एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पायनियर ऑफ दीज मूवमेंट्स। ठीक है, तो सेकंड पेयर भी करेक्ट है और थर्ड हमने पढ़ लिया, ये भी करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन, एंड दिस वाज आस्क्ड इन 2019 एग्जाम। ठीक है, इजी क्वेश्चन और इसको हम अच्छे से सॉल्व कर पाए। आगे चलते हैं, बैटल ऑफ सारागढ़ी को स्टडी करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 12 सितंबर 1897 में बैटल ऑफ सारागढ़ी टुक प्लेस। ठीक है, तो इसको 127 साल हो चुके हैं और बैटल ऑफ सारागढ़ी इतिहास के पन्नों में वन ऑफ द फाइनेस्ट लास्ट स्टैंड की तरह देखा जाता है। लास्ट स्टैंड का मतलब जहां पर सिपाहियों ने मरते दम तक अपने किले को या अपनी पोजीशन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। राइट, डू और डाई वाली सिचुएशन। ठीक है, कि यहां पर सभी जो 21 जवान थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अंदर ही थे वो, राइट, तो शहीद हो गए सबके सब, लेकिन उन्होंने मरते दम तक अपनी ड्यूटी, अपने फर्ज को निभाया। तो यहां पर सबसे पहले समझते हैं, इस बैटल को समझने के लिए लेट अस फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट सारागढ़ी एक्चुअली है क्या। सारागढ़ी क्या था? ये एक कम्युनिकेशन टावर को कहा जाता था। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, यहां पर अंग्रेजों का ये एक प्रोविंस हुआ करता था। तो यहां जो पहाड़ी इलाके होते थे उनके उस पार अफगानिस्तान हुआ करता था। एंड अफगानिस्तान के साथ आपको पता है कि हमारी फर्स्ट एंड सेकंड एंग्लो अफगान वॉर्स भी हुई थी। राइट, तो अफगानिस्तान के काफी सारे ट्राइब्समैन वो अंग्रेजों के कुछ टेरिटरीज के ऊपर, कुछ एस्टैब्लिशमेंट्स के ऊपर, स्पेशली इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, यहां अटैक कर देते थे।
तो इस अटैक को रोकने के लिए, कंटेन करने के लिए अंग्रेजों ने अपनी काफी बड़ी प्लेटून्स एंड काफी बड़ी पल्टन्स ये फोर्ट लॉकहार्ट और फोर्ट गुलिस्तान में रखी थी, सो दैट अगर ट्राइब्समैन का कोई अटैक होता है तो इसको कंटेन किया जा सके। अब इन दो फोर्ट्स के बीच में कम्युनिकेशन करवाने के लिए सेंटर में एक कम्युनिकेशन टावर था। दिस टावर वॉज कॉल्ड एज सारागढ़ी। ठीक है, मैं आपको लोकेशन दिखाता हूं। देखो ये फोर्ट है, ठीक है, दिस इज फोर्ट गुलिस्तान ऑन द वेस्ट, फोर्ट लॉकहार्ट, ठीक है, आपको मैप में टुवर्ड्स योर राइट एंड लेफ्ट साइड ये नजर आ रहा है। राइट, सामने से आप मान लीजिए कि अफगान सामने की तरफ से अगर अटैक करते हैं, राइट, तो जिस पॉइंट पर भी ये दे आर गोइंग टू अटैक, तो उन दोनों ही फोर्ट्स में से रीइंफोर्समेंट्स को भेजा जा सकता था। लेकिन इन दो फोर्ट्स में कम्युनिकेशन कैसे की जाए, तो उसके लिए एक काफी ऊंचा सा एक टावर था, और इस टावर में क्या होता था कि फोर्ट गुलिस्तान से सूरज को यूज करके हीलियोग्राफिक मोर्स कोड यूज किया जाता था। ठीक है, मोर्स कोड आपको पता होगा, आपने अगर हॉलीवुड या इवन बॉलीवुड मूवीज आजकल जो स्पाई थ्रिलर्स आते हैं, अगर आपने उन्हें कभी सुना हो तो आपको देखा होगा कि टू 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 इस तरह की आवाज आती है, जिसमें वो कम्युनिकेशन को रिले करते हैं। या तो जनरली एनिमी टेरिटरी से हमारे सोल्जर्स हमें भेजते हैं उनकी पोजीशन बताने के लिए, या फिर स्पाइज हैं तो वो हमें ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हैं। राइट, तो यहां पर देखो तारों का जाल बिछाना या रेडियो कम्युनिकेशन वॉज नॉट पॉसिबल। तो या तो टू 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 कर दो, या फिर क्या करो, आप एक शाइनी ऑब्जेक्ट या मिरर रखो, उस मिरर को यूज करते हुए सन की रोशनी को यूज करके यू आर बेसिकली फ्लैशिंग द सन टू द क्लॉक टू दिस सारागढ़ी टावर। ठीक है, तो यहां से कम्युनिकेशन इधर होती थी, इधर जो कम्युनिकेशन हुई उसको पेन डाउन करके फिर ये कम्युनिकेशन इधर पहुंचा दी गई। ठीक है, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्ट कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं थी, तो बीच में ये कम्युनिकेशन टावर था, और एनिमी की सिचुएशन को देखकर यहां अंदाजा लगा लिया जाता था कि रीइंफोर्समेंट कहां पर भेजनी है या नहीं भेजनी। यूजुअली इस सारागढ़ी टावर में 40 सोल्जर्स तैनात रहते थे टू प्रोटेक्ट इट। राइट, अब यहां पर क्या है कि ये दो फोर्ट्स जो बने थे, इसमें आपको मैं बता दूं कि ये महाराजा रंजीत सिंह के टाइम पर बने हुए थे। ठीक है, दे वर रीनेम्ड एज फोर्ट लॉकहार्ट एंड फोर्ट गुलिस्तान बाय ब्रिटिश। राइट, तो यहां पर ऐसा हुआ कि एक ऐसा दिन आया 12 सितंबर का दिन 1897, जहां पर 8000 अफरीदी और ज़ाई ट्राइब ऑफ अफगानिस्तान, इन्होंने डिसाइड किया कि अंग्रेजों की इस पोस्ट को हमने डिस्ट्रॉय करना है। और बेसिकली दो फोर्ट्स के बीच में अगर कम्युनिकेशन टूट जाएगी तो वहां पर इनकी टेरिटरी को पेनिट्रेट करना काफी आसान हो जाएगा। राइट, सो यहां पर 8000 अफरीदी एंड ओराकजी ट्राइब इन्होंने अटैक कर दिया। ठीक है, बट जो यहां पर सोल्जर्स मौजूद थे सारागढ़ी टावर में, देवर हार्डली 21 इन नंबर। इन्होंने 7 घंटे तक फोर्ट को होल्ड रखा। राइट, यूजुअली 40 सोल्जर्स होते हैं, लेकिन इस दिन जब ये अनहोनी होनी थी तब सिर्फ 21 सोल्जर्स मौजूद थे, एंड ये 21 सोल्जर्स 36th सिख रेजिमेंट के थे। ठीक है, अब इनको 4th सिख रेजिमेंट इन द इंडियन आर्मी, वी हैव इनहेरिटेड दिस रेजिमेंट इन द इंडियन आर्मी एज वेल, तो 36 सिख रेजिमेंट 4th सिख इन इंडियन आर्मी बन चुकी है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा बुरी तरह से आउटनंबर्ड थे, कहाँ 21 लोग, कहाँ 8000 लोग। राइट, बट दे वर लेड बाय हवलदार इशार सिंह, और बहुत ज्यादा जज्बा था इन सिपाहियों में, जहां पर उन्होंने अपने आखिरी दम तक, ठीक है, इन 200 ट्राइबल्स को मार दिया, इन 8000 में से 200 ट्राइबल्स को मार दिया, एंड 600 को इंजर कर दिया। सिर्फ 21 लोगों ने इतना बड़ा साहस यहां पर दिखाया, बट फाइनली लड़ते लड़ते उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। यहां पर एक दाद नाम का नॉन कॉम्बटेंट या नॉन सोल्जर भी मौजूद था। अब इसकी लेगेसी को याद करते हुए पंजाब गवर्नमेंट ने 2017 में 12 सितंबर को सारागढ़ी डे डिक्लेयर किया, और ये एक स्टेट हॉलिडे है पंजाब में। एंड इसी के साथ साथ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पार्टीशन के बाद पाकिस्तान के पास चले गए। राइट, तो आज भी वहां पर सारागढ़ी का जो टावर जहां मौजूद था, तो वहां के खाइबर स्काउट्स जो हैं, ठीक है, द खाइबर स्काउट रेजिमेंट ऑफ पाकिस्तान आर्मी, इट माउंट्स अ गार्ड एंड सल्यूट्स द सारागढ़ी मेमोरियल क्लोज टू फोर्ट लॉकहार्ट। राइट, तो उन शहीदों का, उन सोल्जर्स का सम्मान करते हुए यहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी भी आज तक उन्हें सल्यूट करती है। राइट, कुछ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्स्ट्रा टिडबिट्स को भी देख लेते हैं। सारागढ़ी से रिलेटेड एक बहुत ही पॉपुलर बुक है द 36th सिक्स इन टीरा कैंपेन 1897 to 98। ठीक है, ये जो कैंपेन चला था ना, ये टीरा कैंपेन के पार्ट था, सारागढ़ी बैटल ऑफ सारागढ़ी। ठीक है, सो ये कैप्टन अमरिंदर सिंह, द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, इन्होंने ये किताब लिखी है। जो कमांडिंग ऑफिसर थे 36th बटालियन के, वो थे लेफ्टिनेंट कर्नल जॉन हॉफ्टन। जॉन हॉफ्टन ने ही इशार सिंह के वो मैसेज को देख लिया था, और उन्होंने यही रिले किया था, स्टे पुट होल्ड द फोर्ट। ठीक है, और इशार सिंह ने बहुत ही जज्बे के साथ रिप्लाई किया था, अंडरस्टूड। अंडरस्टूड मतलब मरते दम तक अब इसको प्रोटेक्ट करना है। राइट, इसी के साथ साथ कैप्टन जय सिंह सोहल एक ब्रिटिश ऑफिसर थे,
उन्होंने सारागढ़ी द ट्रू स्टोरी, इसके ऊपर ये एक फिल्म बनाई थी, और ये जो फिल्म है इट इज बेस्ड ऑन द फर्स्ट हैंड अकाउंट्स ऑफ द बैटल। ठीक है, इस बैटल को लेकर जिन भी लोगों के पास फर्स्ट हैंड अकाउंट से, उनसे इंटरैक्ट करके उनकी बातें सुन के इस फिल्म को बनाया गया। सो क्वाइट एन ऑथेंटिक फिल्म। केसरी नाम की अक्षय कुमार की भी एक मूवी है, बट वो मूवी थोड़ा सा उसका क्रिटिसिज्म भी हुआ था बिकॉज कुछ चीजें थोड़ा ट्विस्ट की गई थी उसमें, राइट। इसके बाद क्वीन विक्टोरिया की बात करें, जो उस समय रानी थी इंग्लैंड की, और इंडिया भी क्वीन विक्टोरिया की टेरिटरी का ही पार्ट था। शी वॉज द सॉवरेन ऑफ इंडिया एज वेल। इन्होंने 21 इन शहीद सोल्जर्स को सम्मान दिया बाय गिविंग देम द इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट विच वॉज इक्विवेलेंट टू विक्टोरिया क्रॉस, बट गिवन टू इंडियन सोल्जर्स, राइट। और साथ ही साथ इन शहीदों की फैमिलीज को 2 मरबे की जमीन और 500 रुपए कैश दिए थे उस समय पर। ठीक है, 2 मरबा होता है 50 एकड़, 50 एकड़ की जमीन दी गई थी, और 500 रुपए भी यहाँ पर इन्हें दिए गए थे। ये एक्स्ट्रा टिडबिट्स हैं। अब क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों, मैं सभी को यहाँ पर बताना चाहूंगा कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर एक गाइडेड प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है, जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन स्ट्रीमलाइन कर पाते हैं। एवरीथिंग अंडर द सन सीम्स टू बी पार्ट ऑफ यूपीएससी, जिसकी वजह से अक्सर ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को पढ़ने के चक्कर में अपनी पढ़ाई में या तो रिविजन नहीं कर पाते, आलतू फालतू चीज़ें ज़्यादा पढ़ते हैं, टाइम हमें ज़्यादा लगता है, एंड एग्जाम को क्लियर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी अप्रोच काफ़ी गड़बड़ा जाती है। ऐसे में स्टडी आईक्यू के प्रतिज्ञा प्लस बैचेस आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर कुछ फीचर्स जैसे कि 1-to-1 मेंटरशिप, लाइव क्लासेस बाय बेस्ट फैकल्टीज इन द कंट्री, राइट, एंड कई सारे दूसरे फीचर्स, जैसे हर क्लास के बाद आपको हैंड रिटन नोट्स दिए जाते हैं, डेडिकेटेड तैयारी होती है प्रीलिम्स और मेंस की, एंड एक अटेम्प्ट नहीं बल्कि 2 अटेम्प्ट इसमें आपके सिक्योर किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 2025 को देख रहे हैं तो हमने एक फास्ट ट्रैक कोर्स इसमें लॉन्च किया है, जहां पर दिन में 2 टाइम आपकी क्लास लगेगी ताकि आपका सिलेबस प्रॉपर्ली कंप्लीट हो जाए और 2025 के एग्जाम में कॉन्फिडेंटली बैठ सकें। आपने अक्सर ये सुना होगा स्टूडेंट्स को कहते हुए, टॉपर्स को कहते हुए, या इवन वेटरन यूपीएससी के खिलाड़ियों को कहते हुए कि एग्जाम की तैयारी देखो मई जून में अगर कर ली तो ठीक है, नहीं तो अक्टूबर इज नो वे द टाइम जिसमें आप एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करें या सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट करें। बट ऐसा नहीं है। अगर हम अपना टाइम पीरियड बढ़ा दें पढ़ने का, ठीक है, अपने स्टडी आवर्स अगर इंक्रीज कर दें, तो अक्टूबर में भी प्रिपरेशन स्टार्ट करके वी कैन इंश्योर आवर सिलेक्शन, और उसी के लिए हमने फास्ट ट्रैक प्रतिज्ञा कोर्स स्टार्ट किया है। ठीक है, सो डू एनरोल इन दिस बैच, एंड हाईएस्ट पॉसिबल डिस्काउंट लेने के लिए आप CS लाइव कोड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और 2025 में खुदा ना खास्ता अगर कोई दिक्कत आती है तो आपको 2026 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको सारे फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि प्रीलिम्स एंड मेंस का क्रैश कोर्स एंड अदर फीचर्स, राइट। सिमिलरली 2026 में 2026 और 2027 की अटेम्प्ट आपके सिक्योर रहेंगे। ठीक है, सो check out the links in the description and you can enroll straight away by applying the code CS Live for the maximum discount. Further इन कोर्सेज के बारे में जानकारी चाहिए तो 7710678413 यहाँ आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, एंड इन PDFs को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं फॉर योर प्रिपरेशन तो CS Live group_UPSC इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। क्वेश्चन करते हैं, बैटल ऑफ सारागढ़ी के कॉन्टेक्स्ट में आपको 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। नाउ टेल मी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट कह रही है कि इट टुक प्लेस ड्यूरिंग सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर। देखो, सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर 1880 में खत्म हो गई थी। ठीक है, 1897 की बात है बैटल ऑफ सारागढ़ी। पहली स्टेटमेंट गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट, सारागढ़ी वॉज अ कम्युनिकेशन टावर बिटवीन फोर्ट लॉकहार्ट एंड फोर्ट गुलिस्तान। ये बिल्कुल ट्रू है, कोई इसमें गलत नहीं है। सेकेंड स्टेटमेंट एब्सोल्युटली ट्रू। फोर्ट लॉकहार्ट वॉज बिल्ट आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857 टू कीप अ चेक ऑन रेवोल्यूशनरीज इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। नहीं, ये राजा रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह के टाइम पर बन रखी थी, तो थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट सिर्फ करेक्ट है। आंसर हमारा बन गया ऑप्शन ए। अगले मुद्दे पर चलते हैं जो कि आज के इस लेक्चर का आखिरी मुद्दा है। S.J. शंकर साहब ने अभी अपनी एक बर्लिन में दी गई विजिट को लेकर क्या किया, वहां पर एक हम्बोल्ट फोरम नाम की एक जगह है विच इज अ म्यूजियम। इस म्यूजियम में सांची स्तूपा का जो ईस्टर्न गेट है उसका एक बहुत ही जबरदस्त रेप्लिका हमें दिखता है। ठीक है, ये रेप्लिका जो है ये 1:1 की रेशो में है। इसको दिसंबर 2022 में अनवेल किया गया था। S.J. शंकर साहब ने अपनी रीसेंट विजिट पर इसको विजिट किया। ठीक है, अब ये जो स्तूपा है, ये स्तूपा एम्परर अशोक ने इसे कमीशन किया था। बेसिकली इसकी कंस्ट्रक्शन की शुरुआत एम्परर अशोक ने कमीशन की थी, जो 3rd सेंचुरी BC में स्टार्ट हो गई थी, राइट। एंड भारत में ये बुद्धिस्ट कमेमोरेटिव मॉन्यूमेंट्स की सबसे ओल्डेस्ट एग्जाम्पल है। ऐसा माना जाता है कि सांची स्तूपा के अंदर बुद्धा जी के रिलिक्स भी मौजूद हैं, उनके कुछ अवशेष, ओरिजिनल अवशेष भी
यहाँ पर सांची स्तूपा के सेंटर में मौजूद हैं। इस मॉन्यूमेंटल कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो सांची स्तूपा बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट कॉम्प्लेक्स का एक पार्ट है जो सांची में है, एंड पूरी तरह से ये मॉन्यूमेंट्स जो हैं 12th सेंचुरी तक कंप्लीट हुए थे। अशोक ने सांची स्तूपा को 3rd सेंचुरी में कमीशन करवा दिया था, लेकिन पूरी तरह से ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं ये 12th सेंचुरी में पूरी तरह से बनकर तैयार हुए थे, राइट। अब इसके बाद क्या है कि बहुत सी चीजें यहाँ पर हिडन हो जाती हैं आफ्टर सम टाइम, ठीक है, दब जाती हैं जमीन के अंदर भी। तो इसमें अंग्रेजों ने ही इसकी एक्सकवेशन को करके काफी सारी चीजों को उजागर किया था, और स्टडीज के मुताबिक ये पता लगता है कि सांची स्तूपा को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो पैसा आया था वो आया था ट्रेडिंग क्लास की कम्युनिटी के लोगों से, ठीक है, ट्रेडर्स, जिनको मर्केंटाइल भी कहते हैं। मर्केंटाइल इज समवन हु बिलीव्स इन मेकिंग प्रॉफिट्स, ठीक है। तो जो ट्रेडिंग क्लास थी विदिशा के पास, विदिशा कहाँ है, भोपाल के कुछ किलोमीटर नॉर्थ में आप जाएंगे, 62 किलोमीटर के आसपास अगर नॉर्थ में जाएंगे तो वहां पर विदिशा नाम की आपको जगह मिलेगी। यहां के व्यापारियों ने पैसा दिया था सांची स्तूपा को क्रिएट करवाने में हेल्प करने के लिए, ठीक है। अशोक की जो वाइफ थी क्वीन देवी, उन्होंने इसकी कंस्ट्रक्शन को सुपरवाइज किया था, और सबसे डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक जो सांची स्तूपा का है वो है इसके गेटवेज, ठीक है। ये 1st सेंचुरी बीसी तक ये गेटवेज बनाए गए थे, ठीक है, बाय सतवाना डायनेस्टी। तो सांची स्तूपा को नो डाउट अशोक ने कमीशन किया था, लेकिन कई और चीजें यहां पर एड ऑन बाद में भी हुई, ठीक है। तो 1st सेंचुरी बीसी में सतवाना डायनेस्टी के अंडर ये तोरानास या फिर गेटवेज को बनाया गया था। 4 गेटवेज हैं जो 4 कार्डिनल डायरेक्शंस की तरफ फेस करते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, जहां पर इन गेटवेज के ऊपर कुछ कार्विंग्स करके कुछ दृश्य दिखाने की कोशिश की गई है, ठीक है। बुद्धा से जुड़े हुए कुछ सिंबल्स या मोटिव्स यहां पर मौजूद हैं, बुद्धा जी की जिंदगी से जुड़े हुए कुछ किस्से यहां मौजूद हैं, एंड इवन जटाका टेल्स आर बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो लॉर्ड बुद्धा की पुरानी जिंदगी के बारे में बताते हैं, तो वो भी यहां पर डिपिक्शंस मौजूद हैं। जो ईस्टर्न गेट है वो खास इंपॉर्टेंस होल्ड करता है, क्योंकि यहां पर बहुत सिग्निफिकेंट इवेंट्स जो गौतम बुद्ध की जीवन से जुड़े हुए हैं उनको दर्शाया जाता है। जैसे कि प्रिंस सिद्धार्थ ने जब अपना महल और सब कुछ राजपाट छोड़ दिया था एंड ही स्टार्टेड वॉन्डरिंग लाइक एन एसेटिक, तो वो सीन यहां पर दर्शाया गया है। एम्परर अशोक ने अपने जीवन काल में बोधि ट्री को विजिट किया था, जहां पर लॉर्ड बुद्धा को अलौकिक ज्ञान हासिल हुआ था, ठीक है, वो गौतम से बुद्ध बन गए थे, राइट। तो ईस्टर्न गेट की सिग्निफिकेंस तो है, इसी के चलते क्या है कि जब एक ब्रिटिश ऑफिसर हेनरी टेलर ने 1818 में इसको डिस्कवर किया था, तो उन्होंने इसके एक प्लास्टर कास्ट को बनाया था, ठीक है। 1860 तक ये प्लास्टर कास्ट रेडी हो गया था, जो कि विक्टोरिया और एल्बर्ट म्यूजियम के लिए तैयार किया जा रहा था, ताकि वहां पर इसकी एक रेप्लिका को रखा जा सके। इसके कई सारे कॉपीज बन गई थी, एंड फाइनली इन्हीं कॉपीज को यूज करके हम्बोल्ट फोरम जो बर्लिन म्यूजियम में है, ठीक है, तो उसका रेप्लिका तैयार किया गया था, ठीक है। ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं करंट कॉन्टेक्स्ट में। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आर्ट एंड कल्चर और अपनी हिस्ट्री की किताबों को भी प्लीज आज रिवाइज कीजिएगा। सांची स्तूपा एंड बुद्धिज्म से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इट्स अ वेरी वास्ट डोमेन, इसको प्लीज समझिएगा एंड अपने नोट्स में ऐड कीजिएगा। क्वेश्चन करते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करनी है एंड यू हैव टू टेल द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट 1, कंस्ट्रक्शन जो थी वो अशोक की, सांची स्तूपा की कंस्ट्रक्शन वाज कमीशन्ड बाय अशोक्स वाइफ क्वीन देवी इन 3rd सेंचुरी बीसी। देखो 3rd सेंचुरी बीसी तो ठीक है, लेकिन कमीशन इसको अशोक ने किया था, अशोक की वाइफ ने नहीं किया था। अशोक ने कमीशन किया था, क्वीन देवी ने इसे सुपरवाइज किया था, ठीक है, कंस्ट्रक्शन को सुपरवाइज किया था। तो दिस इज फॉल्स। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर कनिंगम, नहीं, अलेक्जेंडर कनिंगम लिखा हो या जेम्स प्रिंसिप लिखा हो, जेम्स प्रिंसिप का जो नाम है वो जुड़ता है खड़ोस्ती स्क्रिप्ट की डिसाइफरिंग से, ठीक है, बट यहां पर उनका सांची स्तूपा के कॉन्टेक्स्ट में उनका नाम नहीं आता। सांची स्तूपा में हेनरी टेलर वाज द पर्सन जिन्होंने डिस्कवर किया था, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंगम का भी यहां पर कुछ खास रोल नहीं था। तो सेकंड स्टेटमेंट हो गई फॉल्स, फर्स्ट भी फॉल्स, सेकंड भी फॉल्स। थर्ड कह रहे हैं द रेप्लिका ऑफ सांची स्तूपा वाज रिसेंटली अनवेल्ड एट हम्बोल्ट फोरम म्यूजियम इन बर्लिन इन दिसंबर 2022। बताइए ये आंसर ठीक होगा? थर्ड स्टेटमेंट वुड बी ट्रू और फॉल्स? थर्ड स्टेटमेंट भी फॉल्स है, क्योंकि जो रेप्लिका बना है वो सांची स्तूपा का नहीं है, ये रेप्लिका सांची स्तूपा के ईस्टर्न गेट का है, ठीक है। आपको मैं दोबारा दिखा देता हूं, ये रेप्लिका जो है एस जे शंकर ने भी जो विजिट किया, ये ईस्ट गेट ऑफ सांची स्तूपा का रेप्लिका है, सांची स्तूपा का नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस तरह की चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपके एग्जाम में अच्छे अटेम्प्ट के लिए। आती हुई चीजें हमें गलत नहीं करनी, तो नॉलेज के साथ साथ उसकी एप्लीकेशन और जो क्वेश्चंस की ट्रिक होती है उसे भी समझना होता है, राइट। सो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, हमारे सेशंस के साथ, एंड हम पेड क्लासेस में इससे भी ज्यादा
इंपॉर्टेंस देते हैं हमारे सिलेबस के ऊपर। तो उसके साथ अगर कनेक्टेड रहना चाहते हैं और अपनी तैयारी में वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो CS लाइव कोड यूज करके स्टडी IQ के पेड कोर्सेज में जरूर एनरोल करें। आई बी वेटिंग फॉर यू इन द पेड क्लासेस। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।